फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। तुम आपको बताने वाले राजनीति से लेकर खेल, एंटरटेनमेंट से लेकर के इंटरनेशनल तक की हर खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के चुनावी दंगल की, जहां पर आज सियासी दिग्गजों की रैलियां होने वाली हैं दोनों अलायंस की तरफ से। इस बीच राहुल और तेजस्वी इस बार पहली बार एक साथ में एक बड़ी रैली करने वाले हैं बिहार के चुनावों से ठीक पहले। वहीं अगर बीजेपी की एनडीए की बात की जाए तो पूरी की पूरी फौज उन्होंने ग्राउंड में उतार दी है। तो बड़ी जानकारी ये है कि शाह, राजनाथ, योगी समेत बीजेपी के तमाम जो कद्दावर चेहरे हैं आज वो बिहार के दंगल में गरजते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिलचस्प ये होगा देखना कि महागठबंधन से कैसी तस्वीर सामने आती है, क्योंकि इससे पहले यात्रा के दौरान अक्सर देखा था जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी तो उस वक्त तेजस्वी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। लेकिन आज बिहार के चुनावी दंगल में पहली बार राहुल गांधी रैली करने वाले हैं और इस वक्त तेजस्वी भी वहां पर मौजूद रहेंगे जब वो रैली करेंगे मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। यानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना दमखम लगाती हुई नजर आ रही, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी पूरा अपना दमखम जोर के साथ में लगा रही हैं ताकि जीत का परचम बिहार के चुनावों में लगाया जा सके। 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, जिसमें 121 पर होने वाला है 6 तारीख को मतदान। इसके अलावा 122 पर 11 तारीख को पड़ेंगे वोट। चुनाव में सबसे ज्यादा बड़ा फोकस अगर प्रिया किसी चीज के ऊपर होता है वो होता है मैनिफेस्टो के ऊपर। वहीं तेजस्वी के महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो का नाम दिया गया है प्रण। बिल्कुल, तेजस्वी प्रण पत्र जारी हुआ है और तेजस्वी यादव ने कहा कि वो प्राण लगा देंगे अपने इस प्रण को पूरा करने के लिए। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। महागठबंधन के मंच से संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए तेजस्वी ने प्रण लिया। इस प्रण के लिए प्राण देने तक की प्रतिज्ञा है। बिहार से कई वादे हैं। सरकार बनने के 20 दिन में हर घर सरकारी नौकरी पर काम शुरू कर दिया जाएगा। औद्योगिक और रोजगार क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के कदम उठाए जाएंगे। बिहार में लागू शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू की जाएगी। माई बहन मान योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का विस्तार किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षाओं की फीस खत्म करी जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी मिलेगी। हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा के तहत 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। 25 पॉइंट के जरिए तेजस्वी ने चुनावी वादों का पिटारा खोला तो साथ ही सीएम नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी और भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर बीजेपी और जेडीयू ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। जो खुद भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाला के आरोप में जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है, वह कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। इतना यहाँ दंगा हो, इतना यहाँ जातीय हिंसा हो, इतने लोगों का किडनैपिंग हो, इतने लोग बिहार छोड़ के भाग गए, तो बिहार का प्राण ले लिए थे 15 साल, तो त्राहिमाम बिहार कर गया, तो प्राण दे के क्या करेंगे। 15 साल के जंगल राज को एनडीए भुनाने की कोशिश में है तो घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट पर सवाल है। वहीं नीतीश से सहानुभूति के जरिए तेजस्वी एनडीए की 20 साल की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश में है।
चलिए बात कर लेते हैं जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की, जो कि नई मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। साक्षी, दरअसल डबल वोटर आईडी कार्ड को लेकर उनको नोटिस जारी किया गया है। यहाँ तक कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें कह दिया है कि अगर उन्होंने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया कि आखिरकार ये आईडी कार्ड कहाँ से आए, तो उनके ऊपर जुर्माना और उसके साथ साथ में 1 साल की जेल भी हो सकती है। बिहार की राजनीति को अगर आप देखें तो डबल वोटर आईडी कार्ड का जो मामला है वो समय समय पर गर्माता रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव का मुद्दा हो या फिर विजय कुमार सिन्हा का। अब प्रशांत किशोर भी इससे फंसते जा रहे हैं। बिहार और बंगाल में प्रशांत किशोर का नाम सामने आया है। इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन आईडी घर में हमारे गांव कुनार में है तो SIR चलाए थे तो हमारा नाम काहे नहीं काटे? हमको किधर भपकी देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो? पकड़ के अरेस्ट कर लो। ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में अगर किसी से कोई गलती हो गई, नहीं किसी को जानकारी, नहीं किसी को पता, बट आप तो दूसरों को समझाने वालों में से हैं। भैया हम तो कह रहे हैं कि फर्जी आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा नटवर लाल है। इससे बड़ा न कोई फर्जी है, न नटवर लाल है और न कोई फ्रॉड है। वैसे तो प्रिया सर्दी का मौसम आ रहा है, लेकिन बिहार में क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसी वजह से सियासी पारा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के मुंगेर की अगर बात की जाए तो AIMIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उन्होंने यहाँ पर जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ में प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है। इसके अलावा महागठबंधन को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और ये कहा कि अगर 3% वाला डेप्यूटी CM बनेगा तो 17% वालों का क्या गुनाह, कोई दरी नहीं बिछाएगा। ये उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा। इसके साथ साथ में ओवैसी ने कहा कि मोदी का दिल अहमदाबाद में, नीतीश का राजगीर और लालू का दिल बेटे में बसता। आपको सुनवाते हैं। मगर मोदी का दिल और जिगर और दिमाग अहमदाबाद में अटका हुआ है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, मगर उनका दिल राजगीर में अटका हुआ है। राजद 10 साल लालू परिवार मुख्यमंत्री रहे, मगर उनका दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ। तो बताओ ये बिहार की जनता कहां जाएगी? क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जब 4-3% जिसका समुदाय है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो बड़े बहादुरी से कह रहे हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो बताओ तेजस्वी 17% ने क्या गुनाह किया था? वो जमाना जा चुका कि आप सिर्फ डरा कर वोट हासिल करेंगे। अब कोई दरी नहीं बिछाएगा, अब कोई दरी नहीं बिछाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राज्यों में होने वाले SIR को लेकर के। चुनाव आयोग ने इसको लेकर के बड़ी तैयारी कर ली है। जहां पर बंगाल में अगर बात की जाए तो इन सियासी दलों की जो बैठक है वो संपूर्ण हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीते दिनों आपको याद होगा चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसी में इस बात की जानकारी दी गई। राजस्थान CEO ने भी बुलाई है सियासी दलों की बैठक। बंगाल में सियासी दलों के साथ मीटिंग हो चुकी है। यूपी में विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ साथ में समाजवादी पार्टी ने भी जाति धर्म आधारित अधिकारियों को हटाने की मांग उठा दी है। जो SIR, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, SIR बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे SIR बिहार में, जब उस समय लागू कर दिया। तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो SIR लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, निजीकरण और अपने पक्ष में वोट लेने के लिए संपूर्ण विपक्ष उनके प्रत अपनी वकालत कर रहा है। मेन गेट क्या है? मेन गेट ये 4 राज्य है जो म्यांमार का बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल। वहां कोई SIR नहीं हो रहा है। SIR हो रहा है बंगाल में, क्योंकि बीजेपी के लोग ये नैरेटिव फैलाता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो बंगाल में है। अरे बंगाल का बॉर्डर ही नहीं है। ये कहता है कि भाई बांग्लादेशी बंगाल में घुस जाता है। भाई BSF आपके अधीन में है, आप क्या कर रहे हो? खबरों में बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार लगातार एक्टिवली विकास को लेकर काम कर रही है और विकास की ये बयार अब सीमांत इलाकों तक पहुंचती हुई भी नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सीमांत क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज से लेकर के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काम किया जा रहा है और इसके लिए जल्द ही एक परिषद का गठन भी होने वाला है।
उत्तराखंड के सीमांत में विकास की सुबह। सीमांत क्षेत्र के लिए बनेगी विकास परिषद। धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पर मिलेगी नई पहचान। उत्तराखंड की धामी सरकार सीमांत क्षेत्रों के कायाकल्प में जुटी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही सड़कें, बिजली, नेटवर्क और रोजगार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज के जरिए सीमांत इलाकों को नई पहचान मिल रही है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सीएम धामी ने खाटीमा में शारदा कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा की। शारदा नदी के तट पर बन रहा ये कॉरिडोर सीमांत क्षेत्र की तरक्की को ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है, जिससे भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन का नया रास्ता खुलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। सीएम पुष्कर धामी के विकास विजन को लेकर लोगों में भी उत्साह है। मुनस्यारी पहुंचने पर सीएम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों का मानना है कि गांव में खुशहाली लौट रही है, पलायन रुक रहा है और वो विकास की मुख्य धारा में है। और अब वक्त हो चुका है और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर का रुख करेंगे गुजरात से, जहां पर अंबाजी दांता हाईवे से एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक सीएनजी गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है। और जो तस्वीरें सामने आई है वो देख करके यकीनन रूह कांप जाएगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीच सड़क आग का गोला बनी कार की ये तस्वीरें गुजरात के अंबाजी से सामने आई हैं। अंबाजी दाता हाईवे पर सर भवन सिंह स्कूल क्षेत्र के पास एक सीएनजी कार में भीषण आग लग गई। कार में आग की भयानक तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। हाईवे पर चलती कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। चालक और उसका साथी सूझबूझ दिखाते हुए कार से धुआं निकलता देख कार रोककर बाहर निकल गए, नहीं तो जनहानि हो सकती थी। कार चालक ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई। लेकिन तब तक कार जलकर स्वाहा हो चुकी थी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे आग पर पानी डाला जा रहा है। लेकिन आग इतनी विकराल है कि उस पर पानी का कुछ असर नहीं हो रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन फिर भी उस पर पानी का प्रेशर छोड़ा गया, क्योंकि आग बुझने के बावजूद बार बार सुलगती जा रही थी। हालांकि जब तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया, तब तक लाखों की कार कबाड़ बन चुकी थी। जरा सोचे साक्षी कि आप कार से कहीं बाहर जाने के लिए निकली हैं, लेकिन ठीक उसके बगल से मगरमच्छ निकल जाए, फिर क्या होगा? अब ठीक ऐसी ही तस्वीरें वडोदरा से सामने आई हैं, जो कि हम दर्शकों को दिखा देते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि वन विभाग की टीम ने जल्द से जल्द इस दहशत को खत्म किया। हुआ क्या, आप भी देखिए। वडोदरा के गोत्री इलाके की माउंट वैली सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोसाइटी की पार्किंग में एक विशालकाय मगरमच्छ देखा गया। ये मगरमच्छ एक कार के नीचे आराम फरमा रहा था। मगरमच्छ दिखते के साथ ही लोगों में दहशत फैल गई और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मगरमच्छ के गले में फंदा डालकर उसके मुंह पर चादर डाल दी गई ताकि वो कुछ देख न सके। फिर वन विभाग की टीम के 2 लोगों ने अचानक उसके मुंह और पूंछ वाले हिस्से को एक ही झटके के साथ कसकर पकड़ लिया और तीसरे आदमी ने तुरंत मगरमच्छ के मुंह से चादर हटाई और फिर उसके मुंह को टेप लगाकर बंद कर दिया।
इसके बाद तीनों लोगों ने मिलकर 100 किलो से ज्यादा भारी और 6 फीट लंबे मगरमच्छ को गोद में उठाया और वहां से चल दिए। लेकिन वो इस भारी भरकम मगरमच्छ को उठाकर ज्यादा देर नहीं चल सके और उसे नीचे रख दिया। इस दौरान उन्होंने मगरमच्छ के चारों पैर भी पीछे से कस के बांध दिए थे ताकि वो चल भी ना सके। मगरमच्छ को जकड़ा देख लोगों की सांस में सांस आई और फिर वो आगे आकर उसकी तस्वीरें खींचने लगे। हालांकि बंधा हुआ बेबस मगरमच्छ भी दहशत फैलाने के लिए काफी था। बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां पर एक कार ऐसा आग को गोला बन गई कि पल भर में वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और तस्वीरें जो सामने आई वो बेहद डरा देने वाली थी। लेकिन आखिरकार आग लगने के बाद में क्या हुआ, आग कैसे लगी, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। जयपुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे दोनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार में लगातार आग को बढ़ता देख आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों में भगदड़ मच गई। ये देख पुलिस ने तत्काल ट्रैफिक को रोक दिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये हादसा न्यू सांगानेर रोड पर मानसरोवर क्षेत्र में धनवंतरी अस्पताल के पास मंगलवार की रात करीब 8 बजे हुआ। कार सवार के मुताबिक चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। हालांकि दोनों कार सवार वक्त रहते कार से बाहर आ गए और कोई जनहानि नहीं हुई। कार में आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन जब तक आग बुझती तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। और अब खबरों में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जिसने विकास का एक और पैरामीटर पूरा कर लिया है, देश की सबसे बड़ी धर्मशाला बनकर तैयार हो चुकी है। और इस धर्मशाला का उद्घाटन भी जल्द किया जाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करती हुई नजर आने वाली है। खास बात ये भी है कि इस धर्मशाला में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी तमाम जो लोग यहाँ पर ठहरने के लिए आएंगे। जानकारी ये है कि 31 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। वाराणसी के जिस जगह पर गुंडों का आतंक हुआ करता था, जहां पर गुंडों का कब्जा हुआ करता था, वहां अब देश का सबसे बड़ा और लगभग का ही ये नतीजा है कि वाराणसी को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। फिलहाल हम उसी नाटकोट्यम धर्मशाला के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि कितना खूबसूरत और कितना लग्जरियस जो ये धर्मशाला है वो बनकर तैयार है। और कहीं ना कहीं किसी 5 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार जो होटल्स हैं उनको टक्कर देता हुआ आपको नजर आएगा। 31 अक्टूबर को देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लिहाजा जो कार्य है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। चारों तरफ आपको जो मिस्त्री हैं, लेबर्स हैं, वो इस वक्त काम करते दिखाई पड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह पे ये तैयार हुआ है, ये धर्मशाला तैयार हुआ है, यहाँ पर वाराणसी के जो कुछ लोकल गुंडे थे उनका आतंक हुआ करता था। नारकोटियम जो संस्था है उसके जो उनके जो कार्यकर्ता है या फिर जो उनकी कमेटी से जुड़े जो लोग हैं वो अपनी जमीन को पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन उनकी सुध लेने वाला नहीं था। बाद में ये बात जब नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो उन्होंने सीधे तौर पे वाराणसी के तत्कालीन जो सीपी थे उनसे बात की और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण जो साउथ से ही आती हैं उनको सुपरविजन में यहाँ पर एक तरीके से एक धर्मशाला बनाने का आदेश दिया और 1 साल पहले इसका शिलान्यास किया गया था। और अब ये जो धर्मशाला है लेकर चलते हैं एमपी के ग्वालियर, जहां पर पटाखे